हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास। मैं अविनाश। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12th की। तो आज से हम लोग बिजनेस स्टडीज के वीडियो भी अपलोड करेंगे और कोशिश करूंगा कि बिजनेस के वीडियोस वन शॉट में रहें। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर करें। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है सब्जेक्ट रिलेटेड बीएसटी से या अकाउंट से, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, दैट इज द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमने जो गोल सोचा हुआ है, हमारा जो एम है, उस एम को हम इफेक्टली का मतलब टाइम से, एफिशिएंटली मतलब कम से कम कॉस्ट पर अचीव कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू अपने गोल को इफेक्टली और एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। तो ये है हमारी डेफिनेशन। अब बात करते हैं, ये जो डेफिनेशन बनी है इसके तीन कॉन्सेप्ट है। ये डेफिनेशन तीन कॉन्सेप्ट पर बिलोंग करती है, बेस होती है। प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस को हम कह सकते हैं, यहां पर प्रोसेस जो है हमारा वो है अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। ठीक है, प्रोसेस के अंदर एक पूरी की पूरी सीरीज होती है जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई जाती हैं। दूसरा, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? टास्क को टाइम पर कंप्लीट करना, तो ऑन टाइम। और एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट। ओके, तो इफेक्टिवनेस का मतलब है ऑन टाइम पर, हमें अपने टास्क को टाइम पर कंप्लीट करना है, दैट इज द इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी क्या नोट करती है? एफिशिएंसी का मतलब है अपने टास्क को कम से कम कॉस्ट पर परफॉर्म करना। आइए बात करते हैं फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसा है? देखिए, नंबर एक है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट हमेशा किसी न किसी गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। तो ये ध्यान रखिए, मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि मैनेजमेंट किसी गोल के लिए काम करता है, किसी एम के लिए काम करता है। दूसरा है परवेसिव। परवेसिव क्या होता है? परवेसिव का मतलब मैनेजमेंट हर एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, ऑल टाइप ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है। सारी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का यूज करती है। नेक्स्ट, मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट तीन जगहों पर काम करता है। मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल माना जाता है। मैनेजमेंट वर्क की तरफ काम करता है, यानी वर्क को मैनेज करता है। वर्क का मतलब जैसे मान लेते हैं एक स्कूल है जिसका मोटिव है एजुकेशन प्रोवाइड करना। अब दूसरा, एजुकेशन किनके थ्रू प्रोवाइड करी जाएगी? टीचर्स के थ्रू। इनको मैनेज करना और इसके साथ साथ इनको आपस में मिक्स करना। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट वर्क को पीपल के साथ मैनेज करते हुए मिक्स करता है, जिससे कि मैनेजमेंट का जो मोटिव है, जो गोल है, वो टाइमली अचीव हो सके। कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो कभी खत्म नहीं होता, लगातार चलता रहता है, क्योंकि गोल कभी खत्म नहीं होने वाले और मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होने वाला। ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट हमेशा टीम पर किया जाता है, कभी भी सिंगल या इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं होती है। तो मैनेजमेंट हमेशा टीम पर काम करता है जिससे कि टीम अपने टास्क को अचीव कर सके। मैनेजमेंट डायनेमिक एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक डायनेमिक एक्टिविटी है। डायनेमिक का मतलब चेंज होती रहती है, जैसी जैसे डिमांड होती है वैसे वैसे मैनेजमेंट अपने आप को चेंज करता है, मॉडिफाई होता जाता है। लास्ट है इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है, उसे आप कभी देख नहीं सकते, ना तो छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि जब चीजें सिस्टमैटिक वे में होती है ना, तो मैनेजमेंट आपको समझ में आता है कि यहां मैनेजमेंट चल रहा है। तो ये थे फीचर्स। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्यों करते हैं हम लोग? देखिए, क्यों करने का मतलब एंड। ऑब्जेक्टिव मींस हमारा जो एंड रिजल्ट है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, मैनेजमेंट के पास टोटल 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्वाइवल। एक ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होती है तो वो खुद को मार्केट में लंबे समय तक स्टैंड करने की कोशिश करती है।
मैनेजमेंट टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है जिससे कि मार्केट में उसकी गुडविल क्रिएट हो सके और वो प्रॉफिट अर्न करने की तरफ बढ़े। तो बिजनेस जितना पर डे स्पेंड कर रहा है कम से कम उतनी कॉस्ट को तो अर्न कर ले, दैट इज द सर्वाइवल। दूसरा क्या है? ग्रोथ। अब मैनेजमेंट जितना खर्चा कर रहा है थोड़ा उससे ज्यादा अर्न करना स्टार्ट कर देता है, यानी प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देता है जिससे कि वो अपनी ग्रोथ कर सके। ग्रोथ में क्या है? मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की नंबर ऑफ ब्रांचेस को डेवलप कराता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं और ये लगातार काम करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो मैनेजमेंट, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सोसाइटी के लिए काम करती है, सोसाइटी में ही वर्क करती है और सारा कुछ सोसाइटी के लिए करती है, तो सोसाइटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो मैनेजमेंट सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ भी फोकस करता है जिसमें हमारा सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशन होती है? मैनेजमेंट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ फोकस करता है। दूसरा, मैनेजमेंट सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ताकि जो सोसाइटी में नए बच्चे पढ़ रहे हैं, जो नई जनरेशन आ रही है उसको जॉब्स दी जाए। मैनेजमेंट अपनी सोसाइटी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है। तो ये थे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। अब बात करेंगे पर्सनल, ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को। यहां पर बात की जा रही है स्टाफ की। देखो भाई, बिजनेस के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनमें एम्प्लॉयज, स्टाफ, वर्कर, आप कुछ भी कह लीजिए, उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं क्योंकि अगर आप उनको खुश रखोगे ना तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली काम करेगी। देखो यार, एक एम्प्लॉय का हमेशा ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि यार हमको एक अच्छी सैलरी मिले, कॉम्पिटेटिव सैलरी। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वो एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड करे, कॉम्पिटेटिव सैलरी प्रोवाइड करे जिससे कि उसकी बेसिक नीड फुलफिल हो सके। नेक्स्ट क्या है? प्रमोशन एंड ट्रेनिंग। मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को टाइमली प्रमोशन भी दे और उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करे जिससे कि उनका नॉलेज भी अपडेट हो और साथ में प्रमोशन हो जिससे कि करियर ग्रोथ मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट है गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। मैनेजमेंट को चाहिए जहां पर भी वो अपने वर्कर से काम करा रही है वहां का एनवायरमेंट अच्छा हो, सेफ्टी हो, वहां पर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, प्रॉपर वॉशरूम्स हो, प्रॉपर सिक रूम्स हो ताकि वर्कर्स के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो और वर्कर वहां पे काम कर सके। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट की क्या जरूरत है। इंपॉर्टेंस को हम यहां कह सकते हैं नीड, दैट इज द नीड, यानी मैनेजमेंट की क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? अचीविंग ग्रुप गोल। देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो अपने गोल को अचीव करे तो उसको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैनेजमेंट एक प्रोसेस को अप्लाई करेगा जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन का गोल टाइमली अचीव हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारा? इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्स होते हैं, एसेट्स होती है, फाइनेंशियल होता है, वर्कर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स। तो इन ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, इनको प्रॉपर अच्छे से यूज करना ये भी एक अपने आप में आर्ट होती है और ये मैनेजमेंट को आती है। तो मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है ताकि हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करें। रिसोर्स को अगर हम अच्छे से यूज करना चाहते हैं तो हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है? क्रिएट ऑफ ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन को एक इफेक्टिव और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर देता है जिससे कि फ्यूचर में होने वाले चेंजेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन पहले से प्रिपेयर हो जाती है। तो मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है। नेक्स्ट है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्या करता है? अपने एम्प्लॉयज यानी जो भी उसके साथ में वर्कर्स काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहा है, उनके भी ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने की कोशिश करता है। इसीलिए मैनेजमेंट जरूरी है क्योंकि मैनेजमेंट नहीं होगा तो ये सारी चीजें हो ही नहीं सकती। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हमेशा सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ फोकस करता है जिससे कि सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होता है। सोसाइटी को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड होते हैं जिससे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। तो इसलिए मैनेजमेंट जरूरी है। हम मैनेजमेंट को हटा नहीं सकते वरना हमारी ऑर्गेनाइजेशन तुरंत धड़ाम से गिर जाएगी। अब बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है, यानी मैनेजमेंट क्या है। देखो मैनेजमेंट हमारा आर्ट है या मैनेजमेंट हमारा साइंस है, इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारा साइंस के फीचर हैं उनको हम कंपेयर कर लेते हैं कि मैनेजमेंट के फीचर जो साइंस के फीचर हैं वो मैनेजमेंट में अवेलेबल है या नहीं। देखिए साइंस का पहला फीचर होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज,
यानी अगर मैं साइंस को समझना है तो साइंस की पहले सिस्टमैटिक नॉलेज को समझना पड़ेगा, यानी साइंस की हमें थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो क्या मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल पार्ट होता है? यस, ये वाला फीचर अवेलेबल है। साइंस में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होता है और मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। दूसरा, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट के बेस पर डेवलप किए गए हैं, और हमारा जो मैनेजमेंट है उसको भी एक्सपेरिमेंट के जरिए ही डेवलप किया गया है। बट साइंस के प्रिंसिपल एकदम एग्जैक्ट मैनर में अप्लाई होते हैं, जबकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एग्जैक्ट मैनर में अप्लाई नहीं होते, क्योंकि एक ह्यूमन का बिहेवियर एक्यूरेटली अंडरस्टैंड कर पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारा यहां पे पार्शियली अवेलेबल है, यानी पार्शियली प्रेजेंट है। एफपी का मतलब फुल प्रेजेंट है और पीपी का मतलब पार्शियली प्रेजेंट है। लास्ट फीचर है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जितने भी फीचर्स होते हैं वो एक स्ट्रिक्ट मैनर में अप्लाई होते हैं। अगर आपने हल्का से भी मैनर चेंज किया तो प्रिंसिपल फेल हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं साइंस के प्रिंसिपल मॉडिफाई नहीं हो सकते, बट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल तो हमारा मॉडिफाई हो सकता है कि नहीं? तो हमारा जो रोक दो इसमें। लास्ट प्रिंसिपल है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल होने का मतलब क्या है कि हम साइंस के प्रिंसिपल को जितनी बार भी अप्लाई करेंगे वो उतनी बार सेम मैनर में अप्लाई होंगे। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऐसे नहीं होते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आप जितने टाइम अप्लाई करोगे वो चेंज होके ही अप्लाई होंगे, यानी एग्जैक्ट मैनर में हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर सकते। तो साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सल हैं बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सल नहीं होते। तो ये वाला प्रिंसिपल हमारा नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने लिख दिया है एनपी, नॉट प्रेजेंट। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो साइंस के प्रिंसिपल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से पार्शियली मैच करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? आइए चेक करते हैं। पहले आर्ट के फीचर देख लेते हैं और देखते हैं कि आर्ट के फीचर मैनेजमेंट के फीचर से मैच हो रहे हैं या नहीं। देखिए, पहला है, अगर हमें आर्ट सीखनी है तो आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। तो अगर हमें आर्ट सीखनी है तो हमें आर्ट का थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, तभी हम किसी आर्ट को सीख सकते हैं। चाहे डांस हो, सिंगिंग हो, पेंटिंग हो, कोई भी आर्ट हो, हमें उसका थ्योरेटिकल पोर्शन समझना पड़ेगा। मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, तो यानी ये वाला हमारा फुल प्रेजेंट है, यानी आर्ट का फीचर मैनेजमेंट में अवेलेबल है, प्रेजेंट है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखो यार, एक सीधी सी बात है, आर्ट सभी लोग पढ़ते हैं, यानी सभी लोग थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट का पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई अच्छा आर्टिस्ट बन जाता है, कोई नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, हर पर्सन की पर्सनल स्किल पर डिपेंड करता है कि वो किसी चीज को कैसे सीख रहा है। उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी सभी लोग जो है मैनेजमेंट पढ़ के आते हैं, बट सभी अच्छे मैनेजर बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि आप उन प्रिंसिपल को, मैनेजमेंट प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला प्रिंसिपल भी हमारा प्रेजेंट है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट के लिए भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन चाहिए, पर्सनल स्किल चाहिए, और मैनेजमेंट के लिए भी पर्सनल स्किल चाहिए। तो ये वाला भी हमारा प्रेजेंट है। और लास्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट आपकी कब अच्छी हो सकती है? जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, आप क्रिएटिव होते हो, आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो, तो आपकी आर्ट अच्छी होती जाती है। ये फीचर मैनेजमेंट में अवेलेबल है? यस, अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में एक मैनेजर बार बार मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करता है, बार बार वो क्रिएटिव नई चीजों को करने के लिए नए तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करता है और उसमें बेस्ट होता जाता है। तो ये वाला फीचर भी हमारा अवेलेबल है। तो आर्ट के तो सारे फीचर मैनेजमेंट में अवेलेबल है, तो हम कह सकते हैं ना कि मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है। तो अगर हम ये हमसे ये पूछा जाए कि मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है, तो हम कहेंगे बोथ। मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। आप लोग इस पूरे नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, पार्ट 1 में आप लोगों ने नेचर ऑफ मैनेजमेंट तक सारी चीजों को कवर कर लिया था। आज हम लोग कवर करेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन से लेकर के मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। आइए देखते क्या है।
क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन माना जा सकता है? तो इसके लिए हमें पहले यह जानना होगा कि प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन के अंदर क्या क्या चीज होती है। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोफेशन के फीचर पकड़ लेते हैं कि प्रोफेशन में जो फीचर्स हैं क्या वो मैनेजमेंट के अंदर अवेलेबल है या नहीं, या मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है मोस्टली तो हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन मान सकते हैं, अदरवाइज हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं मानेंगे। पहला हमारा क्या है, देखिए प्रोफेशन जो होता है यहां पर फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, ओके, सो फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। देखिए प्रोफेशन का जो पहला फीचर है वो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर हमें किसी भी प्रोफेशन के अंदर एंटर करना है तो हर प्रोफेशन का एक प्रॉपर सिस्टमैटिक नॉलेज होता है, जिसको स्टडी करने के बाद ही प्रोफेशनल्स को एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिल जाता है, जिससे वो किसी भी प्रोफेशन के टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, उस प्रोफेशन से जुड़े हुए टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या मैनेजमेंट में ये चीजें होती हैं? यस, बिल्कुल होती हैं। मैनेजमेंट अगर हमें सीखना है तो हमें मैनेजमेंट की थ्योरी को समझना होगा, क्योंकि बिना मैनेजमेंट की थ्योरी को समझे हम कभी भी मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला फीचर जो प्रोफेशन में अवेलेबल है ये मैनेजमेंट में अवेलेबल है। दूसरे फीचर की बात करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखिए अगर हमें किसी भी प्रोफेशन में जाना है, जैसे कि अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास करना होगा, तभी हम डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, कोई भी बंदा मैनेजर बन सकता है आराम से, किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करता हो वो आराम से मैनेजर बन सकता है, उसे कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बट इन फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज हैं कि मैनेजमेंट को लेकर के रिस्ट्रिक्टेड एंट्री आ जाएगी, जिससे हर कोई मैनेजर नहीं बन पाएगा, सिर्फ वही लोग मैनेजर बन पाएंगे जिन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रखी होगी। बट फिलहाल अभी प्रोफेशन का जो ये फीचर है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। थर्ड हमारा क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। आप डॉक्टर का प्रोफेशन उठा लीजिए, आप इंजीनियर का प्रोफेशन उठा लीजिए, आप किसी भी तरह का प्रोफेशन उठा लीजिए, हर प्रोफेशन से जुड़े हुए कोई ना कोई प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं जो उस प्रोफेशन को कंट्रोल करती हैं। बट मैनेजमेंट के अंदर अभी ऐसी कोई भी प्रोफेशनल बॉडी नहीं बनी है जो मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सके। हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशन का जो थर्ड फीचर है अभी ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। देखिए जितने भी प्रोफेशंस होते हैं सभी प्रोफेशन के अंदर एथिकल कोड्स होते हैं, मतलब उनके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि वो प्रोफेशन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। बट मैनेजमेंट को लेकर के अभी कोई भी एथिकल कोड्स नहीं बनाए गए हैं, यानी उसमें नहीं बताया जाता है कि मैनेजमेंट में एक मैनेजर क्या कर सकता है, क्या एक मैनेजर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अभी कोई ऐसे एथिकल कोड्स नहीं बनाए गए हैं। तो हम कह सकते हैं ये फोर्थ फीचर जो प्रोफेशन का है ये मैनेजमेंट में अभी प्रेजेंट नहीं है। और फिफ्थ है सर्विस मोटिव। देखिए जितने भी प्रोफेशन बनाए गए हैं, डॉक्टर का, लॉयर का, ये सारे इनका मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। बट एक मैनेजर का मोटिव कभी सर्विस प्रोवाइड करना नहीं होता है, क्योंकि मैनेजर काम करता है अपनी फर्म के लिए, वो अपनी फर्म का प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है, उसको किसी की सर्विस से कोई मतलब नहीं है। तो हम ये सारी चीजें करने के बाद हमारा जो कंक्लूजन निकल करके आता है वो ये निकल के आता है कि मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। मैनेजमेंट आने वाले समय में प्रोफेशन बन सकता है, बट अभी फिलहाल ये प्रोफेशन नहीं माना जाएगा। आगे बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कितने लेवल पर हो सकता है या कितने टाइप के मैनेजर हो सकते हैं? तो देखिए मैनेजमेंट आपका 3 लेवल पर हो सकता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। देखिए जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, यानी हमारे जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन हो सकते हैं। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, चेयरमैन हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया। ये सारे हमारे टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है? देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेट करो
और उस गोल को कैसे अचीव किया जाए, इसके लिए प्लान और पॉलिसीज को फ्रेम करो, यानी डेवलप करो, और साथ में रिसोर्सेस को जरूर कलेक्ट करो। किसको कलेक्ट करना है? रिसोर्सेस को। तो हम कह सकते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट दो फंक्शन परफॉर्म करता है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। देखिए, मिडिल लेवल जो हमारा मैनेजमेंट होता है उसमें हमारे परचेज मैनेजर आते हैं, सेल्स मैनेजर आते हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स आते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आते हैं, डिविजनल हेड्स आते हैं और डिपार्टमेंट हेड्स आते हैं। तो ये सारे हमारे मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं, और इनका जो काम होता है वो ये होता है कि भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान बनाया है उस प्लान को लोअर लेवल तक क्या करो? इंटरप्रेट करो, इंटरप्रेट करना या ट्रांसफर करना। दूसरा, स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म करना होता है इनको, और इनका काम होता है कि भाई अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करो। ये है हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के काम। थर्ड क्या है हमारे? सुपरवाइजरी लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल इनको कहा जाता है। इस लेवल के मैनेजर का काम होता है कि भाई ऐसा है कि जो भी वर्कर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको टॉप लेवल या मिडिल लेवल तक रिप्रेजेंट कराओ, इसके साथ साथ गुड वर्किंग कंडीशन को डेवलप करो और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कराना। यह काम किसका होता है? सुपरवाइजरी या लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स का काम होता है। अब इसमें कौन कौन लोग आते हैं? देखिए, इसमें हमारा आता है सुपरवाइजर्स हो गए, जितने भी सुपरिटेंडेंट हो गए, फोरमैन हो गए, सिलेक्शन ऑफिसर हो गए, ये सारे के सारे हमारे लोअर लेवल यानी सुपरवाइजरी लेवल में आते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, एक मैनेजमेंट में कितने फंक्शन होते हैं? तो देखो भाई, मैनेजमेंट को ना टोटल 5 फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग क्या होता है भाई? प्लानिंग क्या है भाई? जो प्लानिंग की शुरुआत होती है ना वो गोल से होती है। जैसे ही टॉप लेवल मैनेजर्स ने सेट कर दिया कि भाई इस साल हमको इतना प्रॉफिट अर्न करना है, उसके बाद उस गोल को कैसे अचीव करना है ये प्लानिंग में सेट करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी प्लानिंग एक फंक्शन है जिसमें हम किसी भी वर्क को एडवांस में थिंक कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। ये सारी चीजें प्लानिंग के अंदर सेट कर ली जाती है। सेकंड क्या है हमारा? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है हमारा? ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के बाद शुरू होता है। भाई प्लानिंग के अंदर जितने भी हमें रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, जितने भी रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, उन्हें ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर अरेंज कर लेना है, ताकि जब हम परफॉर्मेंस करने आगे जाएं तो हमें किसी भी रिसोर्स की लैक ना पड़े जिसके वजह से हमारा प्लान फेल हो सके। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारे रिसोर्सेस को कलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्या हमारा? स्टाफिंग। स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमें प्लानिंग में जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, यानी जितना हमारे पास वर्क फोर्स है और जितना हमें वर्कलोड चाहिए, यानी हमारे पास वर्कलोड यानी हमारा काम कितना, हमें कितना काम कराना है और उस काम को कराने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, यानी वर्क फोर्स। इनको कंपेयर करने के बाद हमें ये चेक कर लेना है कि हमें कितने नए पर्संस को लाना है, यानी नया स्टाफ को लाना है। ये हमारा स्टाफिंग में आ जाता है। और साथ में स्टाफिंग में हम अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को मैनेज भी करते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डायरेक्टिंग। स्टाफ आने के बाद, अरेंज होने के बाद हम क्या करते हैं, हम अब उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उन्हें क्या काम करना है, कैसे करना है, किन चीजों का ध्यान रखते हुए करना है, ये इंस्ट्रक्शन में फॉलो करेंगे। और लास्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है ना वो हर पूरे फंक्शन के हम कह सकते हैं एकदम लास्ट का पॉइंट है। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि हमने जो परफॉर्मेंस प्लान करी थी और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रही है क्या वो सेम है या नहीं। अगर वो आपस में मैच नहीं कर रहे, कोई वेरिएशंस निकल रहे हैं, तो इन वेरिएशंस का रीजन क्या है और उनको ठीक किया जाए, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी कंट्रोलिंग में। अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन। भाई कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। क्यों? कोऑर्डिनेशन के अंदर ना हम क्या करते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इन सबको सिंक्रोनाइज करते हैं। सिंक्रोनाइजिंग मतलब हम उनको एक साथ करते हैं, यानी जो भी अलग अलग एक्टिविटी, कोई सेल्स मैनेजर सेल्स की तरफ काम कर रहा है, परचेस मैनेजर परचेस की तरफ काम कर रहा है, तो ये अपना अपना ही काम करेंगे, लेकिन इनका जो वर्क हो रहा है, इनका जो एफर्ट हो रहे हैं, उन सारी एक्टिविटीज को पॉजिटिव वे में ले जाना है
ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ना उसको अचीव किया जा सके। इसके लिए कोऑर्डिनेशन वर्क करता है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करता है, मतलब पॉजिटिव फेवर में लाता है, उनमें इंटीग्रेशन को लाता है, यूनिटी को लाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम हो। इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस भी बोलते हैं। एसेंस मतलब मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बिना तो हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग सब फेल हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा एक गाड़ी में इंजन होता है, उस इंजन में पिस्टन लगे होते हैं और पिस्टन को फ्रीली मूव करने के लिए मोबियल की रिक्वायरमेंट होती है ना, किसी लुब्रिकेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरीके से ये कोऑर्डिनेशन यहां पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इनके बीच में एक लुब्रिकेंट का वर्क करता है। किसका वर्क करता है? लुब्रिकेंट का। अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। देखिए, कोऑर्डिनेशन नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ना हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। मैनेजमेंट टॉप लेवल, सॉरी, कोऑर्डिनेशन जो है टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, इन तीनों लेवल पर रिक्वायर्ड होता है। हमें अगर मैनेजमेंट के सारे फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करने हैं तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जितने भी लेवल हैं इनमें हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ने वाली है। और थर्ड है हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन। मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हम किसको कहते हैं? कोऑर्डिनेशन को। किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन को। अब ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक तरह से क्या करता है? कोऑर्डिनेशन हमारे प्लान्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव कराता है मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट के साथ। मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन हमारे ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव कराता है। चलिए अब बात करते हैं नेचर और फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन की। हमारा कोऑर्डिनेशन होता कैसा है? देखिए, नंबर एक है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ग्रुप एफर्ट को एक करता है। ग्रुप एफर्ट में क्या करता है? सिमिलरिटी लाता है। ग्रुप एफर्ट का जो इंटीग्रेशन है उसको पॉजिटिव वे में करता है ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। सेकेंड, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। जितने भी एफर्ट्स लग रहे हैं उन सब में यूनिटी को डेवलप करो, यानी सभी लोग एक दूसरे के लिए वर्क करें, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए वर्क करें। थर्ड क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो कभी खत्म नहीं होता। ये प्लानिंग से शुरू होता है और कंट्रोलिंग तक चलता रहता है, क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट है वो नेवर एंडिंग फंक्शन है, कभी खत्म नहीं होता, चलता रहता है। परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पर चाहिए, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, सारे लेवल पर हमें क्या चाहिए होता है? कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। नेक्स्ट क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। भाई ये सारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कराओ। 6 है हमारा डेलिब्रेट फंक्शन। देखो भाई, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जिसको बहुत सोचने समझने के बाद अप्लाई किया जाता है, और इसको अप्लाई करने का मेन मोटिव होता है कि भाई डिपार्टमेंट्स के बीच में किसी भी तरह के कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसके लिए कोऑर्डिनेशन को अप्लाई करे जाते हैं। तो ये थे हमारे फीचर्स या नेचर कह सकते हैं। लास्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो भाई, कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों है? कोऑर्डिनेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करनी है, हमें ऑर्गेनाइजेशन को और बड़ा करना है। अभी 10 लोग काम कर रहे थे, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा तो हमें 20 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमारे सारे फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं अच्छे से अच्छा, हमारी ब्रांचेस डेवलप हो रही है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, तो हमें वहां पे कोऑर्डिनेशन और चाहिए होगा। क्यों? ताकि अभी 10 काम कर रहे थे, फिर 200 काम करेंगे, फिर 300 काम करेंगे, फिर 1000 काम करेंगे, तो भाई इतने ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि उनके बीच में झगड़ा ना हो सके, किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। सेकंड क्या है? फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अगर हम ऑन पेपर देखें तो हमें देखने को यह मिलेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेक्शन होते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं। अब उन सब का काम अलग अलग होता है, सारे डिपार्टमेंट्स अब इंडिपेंडेंट होते हैं, सारे डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं, है ना, उनको किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सभी इंटरलिंक्ड होते हैं, सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे की मदद के बिना वो अपना काम नहीं कर सकते। तो इसी फंक्शनल डिफरेंशिएशन को दूर करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट है स्पेशलाइजेशन। आपको बता दें, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, और सारे के सारे एक्सपर्ट अपने आप को ब्रह्मा मानते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम ही हम है, जो डिसीजन ले रहे हैं वही सही है, हमारे अलावा कोई डिसीजन नहीं सही। ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? उन स्पेशलिस्ट, उन एक्सपर्ट के
इस तरह की जो थिंकिंग है उसको एडजस्ट करता है और सारे एक्सपर्ट और सारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी जो भी उनकी एक डिसीजन है उनको इस तरह से कोऑर्डिनेट करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में काम करें। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट, यहां से फिनिश होता है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए। और मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इसका।